वास्तव में ये जन जागरण का जो एक मूल उद्देश्य, एक जो मूल मुद्दा पत्रकारों के सम्मुख रहा, उसकी बानगी हमको यहीं पे देखने को मिल जाती है। इस क्रम में एक तरफ पत्रकारिता यदि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कुरीतियों से जनता को जागरूक कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक स्तर पर वो उस मानसिकता को भी बदलने की कोशिश कर रही थी जो कि अंग्रेजी दासता के फलस्वरूप उत्पन्न हुए थे। यदि हम कहें कि पत्रकारिता ही वह अस्त्र शस्त्र थी, मुख्य रूप से जिसको हम कह सकते हैं, जिसने आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता तो उसकी प्राण वायु होती है। ये भी हिंदी पत्रकारिता ने ही लोगों को बताया। जब हम हिंदी पत्रकारिता के इतिहास को देखते हैं तो दिग्दर्शन को प्रथम पत्र के रूप में जाना जाता है, लेकिन वह पत्र 30 मई 1826 को प्रकाशित, जिसकी चर्चा अभी हुई, उदंत मार्कंड, वह एक पहला महत्वपूर्ण पत्र था। और उसकी महत्ता का आकलन हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम पत्रकारिता दिवस भी 30 मई को ही मनाते हैं। उसके प्रकाशक और संपादक थे युगल किशोर शुक्ल। शुक्ल जी ने अपने पत्र के प्रकाशन में प्रथम अंक में ही लिखा कि हिंदुस्तानियों के हित के हेतु और परावलंबन से मुक्ति दिलाकर स्वतंत्र दृष्टि के निर्माण के उद्देश्य से ये पत्र प्रकाशित किया जा रहा है। इसी समय एक और बहुत महत्वपूर्ण पत्र प्रकाशित हो रहा था, पयामे आजादी। उसकी भी चर्चा हुई। उसके संपादक और प्रकाशक थे प्रख्यात क्रांतिकारी अजीमुल्ला खां। जब मंगल पांडे को फांसी दी गई तो इस पत्र में बहादुर शाह जफर का एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश प्रकाशित हुआ कि हिंदुस्तान के हिंदुओं और मुसलमानों, उठो, खुदा ने तुम्हें जो बरकत प्रदान की है, जो बरकत अता की है, उसमें सबसे कीमती बरकत आजादी है। और ये संदेश देखिए दो महत्वपूर्ण बातों की ओर हमारा ध्यान दिलाता है। एक तो हिंदू मुस्लिम एकता, और दूसरी तरीके से ये पूरे देश के लिए, सभी लोगों के लिए एक उद्बोधन था। और ये क्रम बहादुर शाह जफर का यहीं पे नहीं रुकता। पुनः एक और अखबार में, जिसका नाम है सुल्तान उल अखबार, जिसके की संपादक थे श्याम सुंदर सेन, उस अखबार में भी वो कहते हैं कि अंग्रेजों, हिंदुस्तान को छोड़कर जाओ, हमें अंग्रेजों को यहाँ से भगाना होगा। इस संदेश को प्रकाशित करने के कारण श्याम सुंदर सेन को गिरफ्तार होना पड़ा। दिन भर की कार्रवाई के पश्चात बेशक वे राजद्रोह से मुक्त तो हो गए, लेकिन अंग्रेजों ने एक एक्ट, गैंगिंग एक्ट लगा दिया, और जिसके कारण पत्र पत्रिकाओं को बहुत दमन का सामना करना पड़ा। ये सारी बातें हमें जो पत्रकारिता से संबंधित है, ये उस पत्रकारिता के मूल उद्देश्य की ओर हमारा ध्यान दिलाती हैं, जिसमें हम जन जागरण कह सकते हैं। हिंदी पत्रकारिता का जो स्वर्ण युग था, जिसकी चर्चा अभी इसके पहले हुई थी, नवजागरण कालीन पत्रकारिता, उसने न केवल राष्ट्रीय चेतना का संचार किया, बल्कि सामाजिक क्षेत्रों में भी उसने जन जागृति की। विशेष रूप से भारतेंदुकालीन पत्रकारिता को यदि हम लें तो बाला बोधनी जैसी अनेक महिला केंद्रित पत्रिकाओं के माध्यम से उसने महिलाओं के उस समय के जो मुख्य मुद्दे थे, जिसमें पर्दा प्रथा था, जिसमें वैधव्य की जो यंत्रणा थी, जिसमें बाल विवाह, इसके खिलाफ एक मुहिम ही छेड़ दी। भारतेंदु की एक और पत्रिका कवि वचन सुधा, जो कि मूलतः साहित्यिक कलेवर में थी, लेकिन उसने भी उस समय के पत्रकारों के लिए एक ऐसा दिशा निर्देश दिया जिसका बहुत से पत्रों ने जिसका अनुकरण किया, जिसकी भावना को, जिसके मूल उद्देश्य को बहुत से पत्रों ने स्वीकारा। यदि हम देखें उस समय के अन्य पत्रों को, तो चाहे वो हिंदी प्रदीप हो, ब्राह्मण हो, भारत मित्र हो, उचित वक्ता, अभ्युदय, कर्मयोगी, बिहार बंधु, ये सारे उस समय के पत्र ऐसे थे जिनमें सभी में मातृभूमि की प्रशंसा, अतीत का गौरव गान, जो स्वदेश भावना है उसकी बात, अछूतो उद्धार,
हिंदू मुस्लिम एकता, इन सारे विषयों पर और विशेष रूप से हिंदी भाषा की जो चर्चा की जाती है राष्ट्रभाषा के रूप में, इन सारे विषयों पर इन पत्रों में लिखा जा रहा था। उस युग का हर लेखक पत्रकार था और इन पत्रकारों की एक निश्चित धारणा थी कि एक सर्वमान्य भाषा होनी चाहिए, जिसकी चर्चा अभी हुई। भारतेंदु की ही पंक्तियां थी, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नाहियो को सूल। तो भारतेंदु की इन पंक्तियों ने ना सिर्फ पत्रकारों को, ना सिर्फ साहित्यकारों के मन में, बल्कि देश के प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक उद्देश्य भर दिया कि हमें अपनी राष्ट्रभाषा को किस तरीके से स्थापित करना है। श्रीमद् भगवद गीता में स्थान स्थान पर जिस शुभ दृष्टि की बात कही गई है, ये शुभ दृष्टि ही पत्रकारिता है, क्योंकि वास्तव में समय और समाज के संदर्भ में सजग रहकर लोगों में दायित्व बोध का कराने की जो कला है, यही पत्रकारिता है और इसी को गांधी जी ने समदृष्टि कहा है। पत्रकार गांधी ने हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में जिस हरिजन पत्र का प्रकाशन किया, आप जानते हैं, उसमें उन्होंने बहुत से सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक कुरीतियों की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया। उन्हीं से प्रेरणा लेकर, चाहे वो प्रताप पत्र हो, चाहे स्वदेश, कर्मवीर, अगर साहित्यिक पत्रों की हम बात करें तो आज हंस, चांद, इन सभी पत्रों ने इन तमाम कुरीतियों के खिलाफ कई लेख प्रकाशित कर जनता को इस ओर सचेत किया। ये सारी बातें जो कही गई, इनके बीच में संस्कार की भावना, क्योंकि गांधी जी ने एक संस्कार की भी भावना लोगों के मन में भरी और वह संस्कार जो है वह संस्कृति से जुड़ता है। आधुनिक समाजों का अध्ययन हमें यह बताता है कि मनुष्य मात्र का विकास जो है वह प्राणी के विकास के साथ साथ हुआ, लेकिन प्राणी से भिन्न मनुष्य केवल जैविक रूप में विकसित नहीं हुआ, बल्कि उसका सामाजिक और सांस्कृतिक विकास भी हमारे सामने है। मनुष्य में ही ये क्षमता होती है कि वो अकेले या समूह में रहकर प्रतीकों का निर्माण कर सके और इन प्रतीकों के निर्माण और उनके संप्रेषण के द्वारा ही संस्कृति का जन्म होता है। हमारा खाना पीना, उठना बैठना, हमारा सोचना विचारना, हमारा लिखना, सब कुछ हमारी संस्कृति के अंतर्गत आता है। इस तरीके से जन जागरण, सांस्कृतिक उत्थान और पत्रकारिता, इन्हें हम एक त्रिभुज के 3 कोणों पर रख सकते हैं, जो परस्पर एक दूसरे से प्रभावित भी होते रहते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते भी रहते हैं। इतनी भूमिका की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेजों ने न सिर्फ अपने साम्राज्य के स्थायित्व और उसकी दृढ़ता के लिए प्रयास किया, बल्कि उन्होंने हमारी सांस्कृतिक अस्मिता को भी ठेस पहुंचाई। भारतीय संस्कृति पर जो उसकी जो अस्मिता थी, उस पर जो ठेस लगी, उसने जनमानस को बहुत अधिक उद्वेलित कर दिया था। भारतीय समाज सुधारकों को यदि हम देखें तो चाहे दादा भाई नौरोजी हों, चाहे महादेव गोविंद रानाडे, भारतेंदु स्वयं, महात्मा गांधी को हम ले सकते हैं, तिलक, बड़ी लंबी परंपरा है, बड़ी लंबी श्रृंखला है। उन सभी में देशी भाषाओं में अनेक पत्र पत्रिकाओं को प्रकाशित किया और वैचारिक धरातल पर अंग्रेजों द्वारा आरोपित इस सांस्कृतिक हमले का पुरजोर विरोध किया। वैसे देखा जाए तो आज भी हम कह सकते हैं कि औपनिवेशिक प्रच्छन्न जो हमारे ऊपर संस्कृति का आरोप है, जिसको कि अमेरिका का मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है, वह उससे भी हम जूझ रहे हैं, जिससे कि एक बार हम पहले उसका सामना कर चुके हैं। जब हम हिंदी पत्रकारिता के विकास क्रम को देखते हैं तो इसे योगदान के स्तर पर 2 कालखंडों में विभाजित कर सकते हैं। पहला आज़ादी के पहले, जबकि वो हमारे सांस्कृतिक उत्थान में सक्रिय थी, हमारी जातीय चेतना को विकसित कर रही थी और हमारी राष्ट्रीय चेतना को उद्दीप्त कर रही थी। दूसरा आज़ादी के बाद, जबकि वो नवनिर्माण की चुनौती को स्वीकार कर रही थी। पत्रकारिता ने इस नवनिर्माण और नव विकास
के भाव को पूरी तरह स्वीकार किया और विशेष रूप से आज़ादी के तुरंत बाद जब 556 स्वतंत्र रियासतों को एकत्र कर एक भारतीय गणतंत्र बनाने की बात आई, जैसे कि आज हम एक गणतंत्र देश हैं, तब हिंदी पत्रकारिता की बहुत सक्रिय भूमिका देखने को मिलती है। यद्यपि वह काल अवधि बहुत छोटी थी, लेकिन वह बहुत महत्वपूर्ण थी हिंदी पत्रकारिता के लिए। उसके तुरंत बाद आजादी के बाद हम देखते हैं कि हिंदी पत्रकारिता धीमे धीमे अपने लक्ष्य से भटकती गई। स्वराज्य पत्र की चर्चा अभी हुई थी। एक और पत्र था युगांतर, जिसके लिए भी कहा जाता था कि युगांतरेर मूल्य फिरंगीर कांचा माथा, यानी कि युगांतर पत्र का मूल्य है फिरंगी का तुरंत कटा हुआ सिर। ऐसे मिशन को केंद्र में रखकर जो हिंदी पत्रकारिता कार्य कर रही थी, वो उस मिशन से हटकर वह अपने व्यावसायिक चोले में या व्यावसायिक आवरण उसने ओढ़ लिया और वह हिंदी पत्रकारिता अपने लक्ष्य से भटक गई। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि भले ही आज हमें पत्रकारिता में उस प्रकार का समर्पण और त्याग देखने को नहीं मिलता है, भले ही हमें ऐसा लगता है कि नीरा राडिया केस, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खास तरीके से हुए, बहुत सी इस तरीके की बातें सामने आती हैं, लेकिन मैं बहुत आशान्वित हूँ। ITN 7 के पूर्व पत्रकार आशुतोष ने कहा कि पत्रकार जो घोटाले कर रहे हैं, उन्हें उद्घाटित करने वाले भी तो पत्रकार ही हैं। तो निश्चित से भले ही प्रतिशत कम हो, लेकिन हमारे ही बीच ऐसे लोग हैं जो उस निष्पक्ष, जो उस मिस्टरी पत्रकारिता को पुनः हमारे सामने रखेंगे। और चूंकि ये पत्रकारिता का जो पतन हुआ, मैं इसको बहुत विस्तार में नहीं ले रही हूँ क्योंकि शर्मा सर आपको बता चुके हैं, तो ये पत्रकारिता में जो हमें पतन देखने को मिलता है, ये बाजार के कारण हुआ, उसकी व्यावसायिकता के कारण हुआ। लेकिन बाजार की एक प्रकृति होती है, वहाँ टिकता वही है जो सर्वश्रेष्ठ होता है। उसकी गुणवत्ता में यदि कमी है तो वो टिकेगा नहीं। इसलिए आशुतोष के साथ हम सभी आशान्वित हैं कि हिंदी पत्रकारिता अपने उस पुनः मिशनरी स्वभाव को ग्रहण करेगी, जिसके मूल में जन जागरण, जन चेतना थी। वैसे भी देखा जाए तो पत्रकारिता 3 उद्देश्यों को ध्यान में रखकर होती है। पहला है शिक्षा, आपको सूचना देना, और तीसरा है मनोरंजन। तो शिक्षा और अगर सूचना, 2 चीजें पत्रकारिता से हट गई तो मनोरंजन अकेला कब तक टिकेगा। तो इस आशा के साथ कि आगे आने वाला भविष्य हिंदी पत्रकारिता के उसी गौरव को प्राप्त करेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। यह ज्ञान रूपी उद्बोधन निश्चित रूप से हम सभी को लाभान्वित कर रहे हैं। अब कार्यक्रम के अगले क्रम में अपने बीच उपस्थित मंचासीन आदरणीय कुलपति सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप मंच पर आए और हम सभी को अपना आशीर्वचन और मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। आदरणीय कुलपति। नमस्कार। मंच पर बैठे हुए मित्रजन, खासतौर से श्री राजेश शर्मा जी, प्रबंधक रोहसी के संरक्षक, डॉक्टर हरीश शर्मा जी, डॉक्टर अमिता दुबे, विशिष्ट अतिथि एवं प्रधान संपादक उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, डॉक्टर श्रुति श्रीवास्तव, लखनऊ यूनिवर्सिटी, श्री राघवेंद्र सिंह जी कन्वेंटर, प्राचार्य बुद्ध विद्यापीठ श्री अभय श्रीवास्तव जी, दीपक देव तिवारी, रत्नाकर जी, सभी डेलीगेट्स,
जो इस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हुए हैं, फ्रेंड्स, स्टूडेंट, मीडिया पर्सन, खासतौर से पत्रकारों को खास तरीके से यूज करना है क्योंकि आज उन्हीं का ये दिन और उनकी सेमिनार है। मैं बेसिकली एक साइंस का विद्यार्थी हूँ और मैं धन्यवाद आपके प्राचार्य और बुद्ध विद्यापीठ को देता हूँ कि उन्होंने मुझे पत्रकारिता के बारे में पढ़ने का मौका दिया, क्योंकि इसके पहले मैंने कभी ऐसी लाइन तो नहीं की थी कि मैं पत्रकारिता और सब्जेक्ट से जाऊँ, और इसके लिए मुझे 2 दिन इंटरनेट पे पढ़ना पड़ा और मैंने ये देखा कि जितने विद्वज्जन यहाँ पे हैं उन्होंने जो अपने भाषण में कहा उससे हम जो एजुकेट हुए और हमने उसको साइंस की इस कसौटी पे कसने की कोशिश की कि ये पत्रकारिता क्या है। बहुत संक्षिप्त हमारा 3 से 4 मिनट का आपके लिए भाषण है, लेकिन उसको हमने विज्ञान की कसौटी पे कसने की कोशिश की और सबसे पहले हमने इंटरनेट पे डालने की कोशिश की कि पत्रकारिता और जर्नलिज्म है क्या। और इंटरनेट ये बहुत आराम से कहता है कि कलेक्शन, प्रिपरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूज़ एंड रिलेटेड कमेंट्री थ्रू द प्रिंट मीडिया। एक पत्रकार का काम है न्यूज़ को कलेक्ट करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना अपने क्षेत्र में और उसकी कमेंट्री देना, जो आप पेपर में कॉलम्स लिखते हैं, थ्रू दी प्रिंट मीडिया। ये डेफिनेशन तब दी गई 19वीं सदी के पहले। 19वीं सदी तक आते आते इस डेफिनेशन में एक नया आयाम जोड़ा गया और वो है इलेक्ट्रॉनिक। अभी अभय जी ने कहा कि नारद जी शायद पहले पत्रकार थे और संजय जी शायद पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कन्वर्सेटर। और मैं समझता हूं कि नारद जी वास्तव में पहले पत्रकार थे, तभी तो वो इस लोक से उस लोक और उस लोक से इस लेख की बातें कम्युनिकेट किया। लेकिन जब हम पत्रकारिता की हिस्ट्री पे जाते हैं तो मुझे ये मिलता है कि 18th सेंचुरी में एक आयरिश पर्सन ने सबसे पहले इंडिया में पत्रकारिता शुरू की। आपने शर्मा जी ने उसका नाम भी जिक्र किया, जेम्स हिक्की। 1780 में जेम्स हिक्की ने शिप से प्रिंट मशीन मंगवाई आयरलैंड से और इंडिया में सबसे पहले पत्रकारिता शुरू की। हालांकि उसका उद्देश्य कोई पॉलिटिकल नहीं था, उसका उद्देश्य था स्वांतः सुखाय। वो एक ट्रू पत्रकार था और अपने पत्रकारिता को पूरी तरीके से जो सच न्यूज़ है वो देना चाहता था, और शायद यही कारण था कि कुछ दिनों के बाद अंग्रेजों ने उसको बंद कर दिया। लेकिन जेम्स हिक्की सबसे पहला पत्रकार था जिसने भारत में पत्रकारिता की नींव डाली। फिर जब हम लिटरेचर में जाते हैं तो देखते हैं कि उसके बाद सबसे पहली हिंदी पत्रकारिता 1826 में शुरू की गई और वही एक स्टेपिंग स्टोन था हिंदुस्तान के लिए, भारतवर्ष के लिए। वो पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने शुरू की उतंड मार्तन के नाम से। और हिंदी पत्रकारिता 1826 से जो शुरू हुई, उसने उसी टाइम जुगल किशोर जी ने उसी टाइम हिंदी भाषा का इतना ज़्यादा प्रचार और प्रसार किया कि धीरे धीरे अंग्रेजी के अखबार को लोगों ने पढ़ना कम कर दिया और उन लोगों ने उस टाइम के जनमानस को जागृत करने का और हिलाने का काम किया, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम उस टाइम अपने पीक पे थी। 1856 से ही सारी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाइयाँ चली। सबसे बड़ा उद्देश्य, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हम इसमें मानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का। उन्होंने एक नई हिंदी की परिभाषा, वैसे हम भाग्यशाली हैं कि भारतेंदु भवन में मुझे जाने, भारतेंदु जी की डिक्शनरी, भारतेंदु जी की लाइब्रेरी देखने का मुझे अवसर मिला, क्योंकि उनके ग्रैंडसन हमारे टीचर हुआ करते थे, तो वो लेके हमें जाते थे दिखाने के लिए। बहुत अच्छी, बहुत रिच लाइब्रेरी अभी भी है और उनका एक ही उद्देश्य था, निज भाषा उन्नत भय
सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि हमें हर आदमी में आज़ादी की लौ जलानी है, और वो स्वतंत्रता संग्राम के लिए सबसे बड़ा कारण था। और 1868 से लगे आज़ादी 1947 तक देश के सारे पत्रकारों ने किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी भाषा से, दबे हुए स्वर में, खुले हुए स्वरों में, हर तरीके से आज़ादी की लड़ाई में बराबर कहा है। जितनी योगदान गांधी जी का है, जितना योगदान सुभाष चंद्र बोस का है, उससे भी कहीं योगदान इन पत्रकारों का है, इन कॉलमनिस्ट का है, जो कि कॉलम लिखते हैं, जो उसके संपादक। कोई भी अखबार अगर जाना जाता है तो वो उसके संपादक से जाना जाता है कि वो कितना है। फिलहाल पिछले 250 वर्षों में शर्मा जी ने तमाम सारे नाम बताए, लेकिन मैं अगर कहूँ तो बालकृष्ण बहुत पहले, प्रदीप से लेके देवनागरी प्रचारक, सरस्वती, सुदर्शन का प्रचारक, और इधर अगर 1900 में आइए तो सन्मार्ग, जनवार्ता, अमन, तमाम सारी पत्रिकाएं, पत्र, ये सब हर तरीके से, चाहे वो दबे हुए स्वर में हो या खुले हुए स्वर में हो, उन्होंने आज़ादी की ही अलग जगाई है। 90 के दशक में जो पत्रिकाएं हैं वो आज भी चल रही हैं, खासतौर से अमर उजाला, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर। अब इनका प्रसार का समय आया है, जब आज़ादी के बाद पहले अखबार एक जगह से निकलता था, लेकिन प्रिंट टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अखबारों को इतना आसान बना दिया कि एक फ्रेम एक जगह बन के देश के हर कस्बे, हर जगह जाके वो प्रिंट कर लेता है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा आज के, इसीलिए तो हर कस्बे में अखबार आपके पास टाइम से पहुंच जाता है, और ये जरूरी नहीं कि दिल्ली से अखबार निकलने वाला दिल्ली में ही छपता हो। अब चूंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना तेज है, कम्युनिकेशन इतना तेज है कि आप उसी चीज़ को यहाँ सिद्धार्थनगर में और गोरखपुर में भी छाप सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि शुरू में हिंदी पत्रकारिता का स्वरूप अंग्रेजी पत्रकारिता से प्रभावित शुरू के दिन, लेकिन समय के साथ साथ इसमें बहुत ज़्यादा सुधार हुआ, और आज हिंदी पत्रकारिता ने अंग्रेजी पत्रकारिता का वर्चस्व ही खत्म कर दिया है और लगभग समाप्त हो गया। हिंदी पत्रकारिता आज अपने पीक पे चल रही है। अखबारों की पॉपुलैरिटी की बात करें तो कुछ अखबार बहुत चलते हैं, कुछ अखबार कम। उसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि उसकी क्वालिटी, उसके कॉलम्स, उसके संपादक की क्वालिटी ही उस अखबार को ऊपर और नीचे ले जा सके। क्वालिटी हर चीज़ में बहुत ही जरूरी है, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे कॉलमिस्ट का हो। और यहाँ पे मैं 2 पत्रकार का सिर्फ जिक्र करता हूँ जो अब नहीं है, श्री राजेंद्र प्रसाद माथुर, रज्जू बाबू और प्रभास जोशी। ये एक ऐसे संपादक थे जिन्होंने अपनी कलम से न केवल अखबार को शीर्ष पर पहुंचा, बल्कि अंग्रेजी के नामचीन अखबारों को भी बड़ी टक्कर दी है। वो अब हमारे बीच नहीं है, फिर भी हिंदी पत्रकारिता ने जिस सम्मान को स्पर्श किया है वो अब कभी देखने को नहीं मिलता। हिंदी प्रिंट पत्रिका आज जिस मोड़ पे खड़ी है वो किसी से छिपी भी नहीं है, उसे अपनी जमात के लोगों से बहुत लोहा भी लेना पड़ा आज की पत्रकारिता पे अगर आप विचार करें। और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी हिंदी प्रिंट मीडिया के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गई है, और ऐसे में ये एक बहुत मुश्किल का काम हो गया। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, बहुत ब्रीफ, कि हिंदी पत्रकारिता ने जिस चीज़ को स्पर्श किया है वो अब कहीं नज़र नहीं आ रही। अगर आप पत्रकारिता देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अब वो बात नहीं रही जो पहले की पत्रकारिताओं, पहले के कॉलमिस्ट, पहले के संपादकों में हुआ करती। इसकी हमारी जो तमाम सारे लिटरेचर पढ़े उसमें मैंने जो 3 खास बात निकाली, वो एक ये कि आजकल अखबारों की एक अंधी दौड़ हो। इन 3 में से सबसे इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे अखबार हो गए, बहुत सारे लोगों ने इसको कर लिया, और दूसरा इसका व्यवसायिक दृष्टिकोण हो गया। अब कॉलम उतना इम्पोर्टेंट नहीं रह गया, न्यूज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रही। अगर आज अखबार उठा के देखें तो 0 साइज के 6 पन्ने में से 4 पन्ने आपके सिर्फ एडवर्टीजमेंट आते हैं। तो व्यवसाय का उसका एक दूसरा, और सबसे बड़ी बात जो हर चीज में समय के साथ साथ घटती जा रही है वो है समर्पण की भावना। पहले का हर कॉलमनिस्ट, हर पत्रकार
आज़ादी के लिए ही लिखता था, उसमें उसकी कोई ना कोई भावना छिपी रहती। आज के युग में धीरे धीरे ये समर्पण की उनके मालिकों के हाथ में है और हिंदी पत्रकारिता आज कहाँ है, इस पे गंभीर से विचार करना होगा। और मुझे उम्मीद है कि ये 2 दिनों की जो संगोष्ठी है उसमें आप इस बात पे मंथन करेंगे और ये तय करेंगे कि हिंदी पत्रकारिता को मुझे कब उठा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। कार्यक्रम के अगले क्रम में अब मैं हिंदी संस्थान लखनऊ के सहयोग से उच्च विद्यापीठ महाविद्यालय में ये जो 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी है, इसका विषय हिंदी पत्रकारिता में जनजागरण दायित्व है। यह आज मैंने पहली बार महसूस किया। ऐसे विद्वजनों को सुनने का अवसर मिला। अभी हमारे आदरणीय कुलपति महोदय, मेरा इनसे विनयशील, ये किसी के लिए भी प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। मैं आप इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय निकाल करके आए, इसके लिए मैं विद्यालय परिवार के मुखिया के तौर पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ। अपनी संस्थान का परिचय करा रही थी तो मुझे बहुत अच्छा, ये शुभकामनाएं देता हूँ और ये आपको आश्वासन भी देता हूँ कि 1-2 वर्ष के अंदर ही हमारे विद्यालय से भी कुछ आपको इस तरह के साहित्य छपने के लिए मिलेंगे और मेरा विद्यालय भी आपको इस तरह के सुंदर कुछ ग्रंथ ऐसे उपलब्ध कराएगा। और मैं बहुत आभारी हूँ प्रोफेसर हरीश शर्मा जी। आज मुझे आपसे, मैंने जब मंच पर बैठा तब के बगल मैंने कहा कि पत्रकार यह स्मृति चिन्ह महाविद्यालय की स्मृतियों को संजोए रखेगा, ऐसी हम लोग कामना करते हैं। अगले क्रम में मैं अपने महाविद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्ष श्री गिरिजेश चंद्र मिश्रा जी से आग्रह करता हूं कि आप आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर हरीश शर्मा जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करने का कष्ट करें। अगले क्रम में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ की प्रधान संपादिका आदरणीय डॉक्टर अमिता दुबे जी को स्मृति चिन्ह प्रदान महाविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर सुश्री आकांक्षी मिश्रा से आग्रह करता हूं। इसी क्रम में अपने बीच उपस्थित हिंदी विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय की आदरणीय प्रोफेसर श्रुति के को स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए मैं अपने महाविद्यालय के संस्कृत विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर श्रीमती सुनीता जी को आमंत्रित करता हूं। अपने महाविद्यालय के प्रबंधक, हम सभी के अभिभावक
आदरणीय श्री राजेश चंद्र शर्मा जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए मैं अपने महाविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर श्री विनोद कुमार जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। अपने महाविद्यालय के आचार्य, हम सभी के प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्रोफेसर अभय कुमार श्रीवास्तव सर को स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए मैं अपने महाविद्यालय के इतिहास विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर नसरुल मुस्तफा खां को सादर आमंत्रित करता हूं। इसी क्रम में अपने इस सभागार में महाविद्यालय परिवार के हम सभी के अग्रज वरिष्ठ अर्थशास्त्र विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर, पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय सतीश चंद्र द्विवेदी जी उपस्थित हैं। महाविद्यालय में प्रोफेसर पद नाम दिलाने में आपकी अहम भूमिका रही है। इस निमित्त महाविद्यालय परिवार आपको अपने ही परिवार के सदस्य हैं, आप अलग नहीं हैं। हम सभी आपका सम्मान करना चाहते हैं। इस निमित्त मैं आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आप आदरणीय प्राचार्य जी के से स्मृति चिन्ह प्रदान प्राप्त करने की कृपा करें। सभी सम्मानित अतिथियों से अनुरोध है कि आप बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने इस संगोष्ठी के संयोजक श्री राघवेंद्र सिंह जी से आग्रह करता हूं कि वह इस कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों के प्रति आभार ज्ञापित करें। श्री राघवेंद्र सिंह जी। कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव पर है। इस क्रम में सुदूर अंचल से आए हमारे अतिथिगण और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले और इस मंच को एक विश्वास देने वाले हमारे पूजनीय अतिथिगण का मैं एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं कि वह इस उद्घाटन सत्र में अपना व्यस्ततम समय निकाल कर आए
और अपने विचारों से, अपने अनुभवों से हम सबको लाभान्वित किया। मैं सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और विश्वविद्यालय के मुखिया श्रद्धेय कुलपति जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि वो आए और इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में, जैसा कि उन्होंने बताया कि इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए अपने व्यस्ततम समय में से उन्होंने समय निकाल करके अध्ययन भी किया और अपने अध्ययन से हम लोगों को अवगत भी कराया और हम लोग लाभान्वित भी हुए। सर, आपका बहुत बहुत आभार। हमारे पास शब्द नहीं है कि हम आपका आभार व्यक्त कर सकूं। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की प्रधान संपादक डॉक्टर अमिता दुबे मैम, मैं आपके प्रति भी आभारी हूँ कि आप माननीय अध्यक्ष महोदय के न रहने पर भी उनकी कमी को पूर्ण किया और आपने उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के विषय में हम लोगों को परिचित कराया। धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत आभार। इसी क्रम में लखनऊ विश्वविद्यालय से आई हिंदी विभाग की प्रोफेसर श्रुति श्रीवास्तव मैम का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप अपने व्यस्ततम समय में से सुदूर क्षेत्रों से आकर के और हम सभी को लाभान्वित किया और विचार मंथन में शामिल हुई। धन्यवाद मैम। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे विश्वविद्यालय के कला संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर हरीश कुमार शर्मा का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप आए और हिंदी साहित्य में पत्रकारिता का क्या योगदान रहा, कैसे उसका विकास हुआ और क्या क्या उसकी गुण थे, क्या दोष थे, उसकी भली भांति समीक्षा की और हमको लाभान्वित किया। इसी क्रम में हमारे महाविद्यालय परिवार के मुखिया और इस संगोष्ठी के संरक्षक और प्रबंधक श्री राजेश चंद्र शर्मा सर, आपका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इस संगोष्ठी में आकर हम लोगों का उत्साहवर्धन ही नहीं किए बल्कि हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए भी कुछ ज़्यादा ही प्रेरणा दिए। इसके लिए मैं सर आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप अपने उस क्षेत्र से एकेडमिक के लिए भी समय निकालते हैं और एकेडमिक के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने में, इस कार्यक्रम का बीजारोपण करने में अहम भूमिका निभाने वाले इस संस्था के प्राचार्य और ऊर्जावान प्राचार्य हमारे जिनको परिचित करने में हम भावुक हो जाते हैं, प्रोफेसर अभय कुमार श्रीवास्तव सर का मैं किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं कि उन्हीं की ये प्रेरणा रही है कि आज हम सब यहाँ एकत्र हो पाए हैं। और जैसा कि अभी परिचय कराया भी गया कि इसके पहले भी अभी 6 महीने भी नहीं हुआ, आपने एक राष्ट्रीय संगोष्ठी कराई और दोबारा फिर ये आयोजन किया। इसमें सर आपका अथक प्रयास बहुत सार्थक है और हम लोगों को प्रेरित करता रहेगा। और इस सभा में, इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में विभिन्न संस्थाओं से, विभिन्न विश्वविद्यालयों से, महाविद्यालयों से, विभिन्न
शिक्षण संस्थानों से, मीडिया क्षेत्र से जो भी विद्वजन आए, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं आभार व्यक्त करता हूँ कि वह आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण समय और योगदान दिया। धन्यवाद, सभी का आभार। अब यह उद्घाटन सत्र अपने अंतिम पड़ाव पर है। इस उद्घाटन सत्र की समाप्ति के पश्चात इस कार्यक्रम में हमारे आए हुए अतिथि, शोधार्थी, नगर से पधारे विशिष्टजन, आप सभी भोजन के लिए बुद्ध विद्यापीठ महाविद्यालय के प्रांगण में पहुंचेंगे। अन्य इस सभागार में उपस्थित महाविद्यालय के जो छात्र छात्राएं हैं वह यहीं पर रहेंगे। उनके लिए लंच पैकेट की व्यवस्था की गई है, वो यहीं पर आपको दी जाएगी। अब हम सभी अपने अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएंगे। राष्ट्रगान प्रारंभ। संतन को कहा